हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़। तो प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel. Thank you very much. I need your support. So let's start from the question. Question number 21 is, in carbon monoxide molecule, the carbon and the oxygen atoms are separated by the distance 1.2 into 10 raised to power minus 2 मीटर। आपको ये डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम इज़, वो उन्होंने पूछा है डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से है, आपके पास मान लो कार्बन है, मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ होगी, ये क्या होगा, आपके पास सेंटर ऑफ मास है, इसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को हम क्या करते हैं, ओरिजिन मान के चलते हैं। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है मान लो, और ये जो डिस्टेंस है वो r1 है, ये जो डिस्टेंस है r2 है आपके पास। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या बन जाता है, हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मली आता है दैट इज़ r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आएगा, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का मास आएगा, CO इसका मास आएगा हमारे पास नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला हमारे पास आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो r2 है हमारा, ये हमारा हम d लेके चलते हैं। कितना है हमारा d डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है, ये आपको कितना गिवन है 1.2 इंटू 10⁻²। ये वाला टाइम डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है। तब आपके पास क्या बनता है यहाँ पे कि r1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका गिवन डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हमारा m1 और m2 हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास m1 है, m1 क्या है हमारे पास कौन सा इन्होंने दे रखा कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल दे रखा है। तो जो m1 है वो क्या है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन है, तो वो हमारे पास कितना होता है 12 यूनिट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास m2 क्या है हमारे पास, मास ऑफ ऑक्सीजन है, वो इज इक्वल टू कितना होता है 16 यूनिट, ठीक है। तो अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू जो निकाल ली है, और जो d है वो हमें पता है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वो उसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट r1 इज इक्वल टू 16, m2 इज 16, नीचे m1 प्लस m2 करना है तो 12 प्लस 16 इंटू डिस्टेंस करना है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻10। दिस इज़ वे आप गिवन। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मेरी वीडियो को पॉज करिए और इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। आपका जो आंसर है वो निकल के आता है 0.69 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर है, गिवन ऑप्शंस में से जो आपके पास आंसर है, ये है आपके पास ऑप्शन सी, 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर होगा शायद। तो कौन सा इसमें मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, यूरेनियम है, हैवी वाटर है, यूरेनियम है, हैवी वाटर है, कैडमियम है, या प्लूटोनियम है। कौन से वाला आंसर है इसमें, कौन सा है जो इसमें से एज मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हैवी वाटर, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a free neutron decay into a proton and electron and proton। जब आपका कोई न्यूट्रॉन है डीके होता है तो न्यूट्रॉन किस में जाके कन्वर्ट करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और
क्या तीसरा पार्टिकल कौन सा है? 3 पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं न्यूट्रॉन हमेशा आपका, एक प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो तीसरा कौन सा वाला पार्टिकल होगा वो इन्होंने इसमें पूछा है। ऑप्शंस है एक एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो एंड अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आएंगे। तो इनमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? न्यूट्रॉन डीके होके थर्ड वाला जो पार्टिकल है बनाता है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बनाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज अ रेडियस हाफ दैट ऑफ Fe56 इज। The stable nucleus that has a radius half that of Fe56 is। नीचे आपको दे रखे हैं कैल्शियम है, सल्फेट है, सोडियम है, लिथियम है, Ca40, S16, Na21 या फिर Li7। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज डी, Li7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फॉलोइंग ट्रूथ बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट्स। यहाँ पे देख लीजिए आपको ए की वैल्यूज़ गिवन है, बी की बता रखी हैं एंड वाई की बता रखी हैं। नीचे आपको बताना है कि कौन से वाले गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और, नैंड, एक्सॉर या फिर यहाँ पे नॉर, ये कौन से वाले गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसके रिजल्ट देख लीजिए। 1 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 0 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये कौन से वाला है? इसमें जो आपके पास आंसर है दैट इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज द नॉर। नॉर को अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसके जो आपके पास इनपुट एंड आउटपुट्स आती हैं वो आपके पास यही वाला रिजल्ट निकलेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इज the current relationship between the two current gains alpha and beta in a transistor is। आपको यहाँ पे दे रखे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो चेक आउट द रिलेशंस। आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट वन रिलेशन। सो ए इज़ द बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा। बी ऑप्शन है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपन 1 माइनस बीटा। सी ऑप्शन है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा। और आपका डी ऑप्शन है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। अगर आपने याद किया है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा ग्राफ के बेस पे है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन द करंट आई एंड द वोल्टेज वी शोन बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये आपको ग्राफ गिवन है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वो वाला पोर्शन जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी ऑप्शन है आपके पास, ए बी है, बी सी है, सी डी है या फिर डी ई है। कौन से वाला है इसमें जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दैट इज सी डी, दिस सी डी। ये आपके पास क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास किरचॉफ लॉ के बेस पे। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो कि आपके पास क्या है? ई आई इज इक्वल टू 0 होता है। एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। इसमें से कौन सी टर्म कंजर्व होती है? चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसमें आपके पास आंसर पहले से गिवन है दैट इज अ चार्ज। इसमें आपके पास चार्ज वो कंजर्व है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an AC circuit with voltage V and the current I, the power dissipated is। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हो सकती है इसकी पावर? VI, हाफ VI या फिर 1/√2 VI और D है आपके पास। डिपेंड ऑन द फेस बिटवीन I एंड V। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें से आपका करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी, डिपेंड्स अपॉन द फेस बिटवीन आई एंड वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर। क्वेश्चन आपके पास
दैट द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, इट्स क्या बोलते हैं उसको, यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इलास्टिक फैटिग बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, या फिर यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इट्स टेंसाइल strength. Okay, now the next question is question number 32. 4 wires are made of the same material की बनी हुई है. Which one has the largest extension for fixed tension? ठीक है, 4 हैं आपके पास वायर सेम मटेरियल की, ठीक है. सो विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, किसकी लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी फॉर द फिक्स टेंशन. आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं. लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, लेंथ 100 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर, लेंथ 200 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन है लेंथ 300 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 3 मिलीमीटर. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिए, याद रखिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज़ लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होगा 0.5 मिलीमीटर. सो ये है आपके पास फिक्स टेंशन, जिसके लिए हमारे पास लार्जेस्ट एक्सटेंशन होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेटरल contraction to the longitudinal strain is called, क्या है, यंग मॉडुलस बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, या फिर पॉइजनस रेशियो बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन अपॉन द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो होता है. पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो है और वहाँ पे है रेशियो ऑफ द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो आपके पास ये इसका सही ऑप्शन है पॉइजन्स रेशियो का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज द वैल्यू, yes, this is the question. The value of the modulus of rigidity for a liquid is, लिक्विड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की क्या वैल्यू होती है, 0 है, 1 है, 2 है, या फिर नन ऑफ दीज है. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, 0. कितनी होती है, 0 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच योर स्टील वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन and of Young's modulus 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ इज. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब इसको, ये हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला. तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया है, और क्या है, चेंज इन लेंथ है अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ होगी. ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, जो लेंथ है वो डबल हो गई है. ठीक है, पहले हम लेंथ को देखते हैं. इन्होंने क्या बोला, लेंथ को डबल होगी कि मान लिए अगर पहले लेंथ L थी, ओरिजिनल कितनी है L. ठीक है, तो अब डबल होने के बाद क्या हो गई, 2L हो गई. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 2L माइनस L का L ही आया अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. यानी कि अगर डेल L अपॉन L निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2L माइनस L, तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी L अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, कैंसिल करके क्या आ गया, 1 आ गया. ठीक है, अब इसमें क्योंकि जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो डबल है, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, वो डबल चेंज आ रहा है. तो अगर हम चेंज इन लेंथ देखेंगे तो वो इक्वल टू ओरिजिनल ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास लेंथ पहले से कितनी 3L दे रखी है, अब इसकी डबल हो गया यानी कि अब क्या होगी 6L होगी. तो आप डेल L अपॉन L निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपके पास, 6L माइनस 3L अपॉन ओरिजिनल लेंथ 3L इज इक्वल टू क्या आएगी, 3L अपॉन 3L इज इक्वल टू क्या आएगी, 1. ठीक है, तो अगर आपके पास क्या आ रहा है, लेंथ में डबल चेंज हो रहा है, तब आपके पास ये जो रेशियो है कितनी आएगी, ये आपकी रेशियो 1 ही आएगी. ठीक है, तो जैसे हम पीछे देख रहे थे, हमारा फॉर्मूला हमने लगाया था कि y इज इक्वल टू है हमारे पास F अपॉन A इंटू
डेल एल अपॉन एल, तो हमारे पास डेल एल अपॉन एल ये जो चीज़ है इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आपके पास कितना आया, एफ अपॉन ए आया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एफ़ निकालना है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले से एफ़ निकाल लीजिए। तो हम अगर यहाँ से एफ़ निकालते हैं तो आपके पास एफ़ इज इक्वल टू आया यंग मॉडुलस इंटू ए। ठीक है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 इंटू 10⁻11 है। एरिया आपके पास कितना है, 10⁻−2 मीटर स्क्वायर है। अब आपके पास सॉल्व करके कितना आया, 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन। आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे कैलकुलेट करके अपने हाथ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. A metallic wire is suspended by attaching at weight. If A be the longitudinal strain and Y be the Young's modulus, the elastic potential energy per into volume is, क्या हो गया आपके पास, YA या फिर YA स्क्वायर या फिर YA अपॉन 2 या डी ऑप्शन है YA स्क्वायर अपॉन 2। सही ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा होगा, YA स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, YA अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्या पूछा है, यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस पूछा है। यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देख लीजिए, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस का तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, अभी फॉर्मूला देखा है, वो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या, न्यूटन, एरिया का आपके पास क्या आता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या आया, सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपके पास कुछ रिलेशंस आपको दे रखे हैं, रिलेशंस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चारों आप देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसमें आपके पास दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फॉर अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ बुयांसी शुड बी, क्या होना चाहिए, वर्टिकल अबव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्टिकली बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन वर्टिकल लाइंस विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से आपका करेक्ट कौन सा होना चाहिए, दैट इज वर्टिकली above its center of gravity. So for a floating object in the stable equilibrium, its center of buoyancy should be vertically above its center of gravity. Okay guys, next question. The alcohol is more volatile than the water because, क्यों है, its boiling point is lower than the water, its vapor pressure is greater than the water, its freezing point is less than the water, या फिर none of these। कौन सा होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, दैट इज इट्स जो वेपर प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन द वाटर, दैट्स वाई जो अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौलिस है। जो बर्नौलिस का प्रिंसिपल है वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, बर्नौलिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या कंजर्व रहता है बर्नौलिस में, आप सबने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक है। इसमें कंजर्व रहता है आपका एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एटमॉस्फेयर के ऊपर कि एटमॉस्फेयर आपके पास क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है आपके पास, यूनिट ऑफ प्रेशर है या फिर यूनिट ऑफ फोर्स है, कंपोजिशन ऑफ एयर है, नन ऑफ दीज है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबको पता ही होगा क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, उसको हम एटमॉस्फेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अ लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब with area of the cross section at the left and the right ends as A1 and the A2। एरियाज आपको दे रखे हैं 1 and A2, then the ratio of the speeds V1 and V2 will be, यहाँ पे पूछा है। तो एक चीज़ क्या है आपकी कि ये आपके पास जो वेलोसिटीज़ है और जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, जो V1 है वो A1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, V2 आपके पास A2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, V1 अपॉन V2 कर लीजिए, क्या आ गया आपके पास, A2 अपॉन A1 आ गया आपके पास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आपके पास ऑप्शन है बी, दैट इज A2 अपॉन A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there are smaller gravitational effect, which of the following forces would alter in same respect? विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आर्किमिडीज अपलिफ्ट या फिर न्यूक्लियर फोर्सेस? कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? द ऑप्शन सी, दैट इज द आर्किमिडीज लिफ्ट, नीचे वाला, ऊपर नहीं नीचे वाला जो हमारे पास सी है, दैट इज द आर्किमिडीज अपलिफ्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, अब तक का वीडियो यहीं तक था। आगे और वीडियोस लगातार अपलोड होते रहेंगे फिज़िक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। सो प्लीज़ देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी जो भी वीडियोस डालूँ तो वो आपको टाइम से मिलते रहें। क्योंकि मैं वीडियोस कभी भी डाल देती हूँ, कोई सुबह सुबह डाल देती हूँ, कभी दिन में डाल देती हूँ, कभी रात को 12-1 बजे भी अपलोड हो जाता है मेरा वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप इसकी बेल आइकन दबाएँगे तो वो मेरा वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपके इनबॉक्स में मैसेज आएगा कि मैंने क्या कब कौन से वाला वीडियो इसमें अपलोड किया है। तो प्लीज़ गाइज़, मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ गाइज़, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और अभी और भी शायद कुछ एग्ज़ाम्स निकलने वाले हैं, सो तैयारी रखते रहिए, बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।